वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल है, जो कि हमने इंटरनेशनल ट्रेड सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, उसी का एक टॉपिक है ये टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल। और इसको इंट्रोड्यूस किया है माइकल वी पॉजनर, इंट्रोड्यूस्ड बाय M.V. Posner or Michael V. Posner in year 1961। कहाँ पर दिया है इन्होंने? अपने फेमस वर्क जिस पर इन्होंने काम किया था, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो बेसिकली इन्होंने जो HO मॉडल है या फिर हेक्सचर-ओह्लिन का जो मॉडल है, उनके कुछ अजम्पशंस को इन्होंने रिलैक्स करते हुए अपनी थियरी दी थी। क्योंकि जैसा कि हम लोग ऑलरेडी HO मॉडल पढ़ चुके हैं, और HO मॉडल में उसके अजम्पशंस में हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि जो कंट्री है वो सपोज़ करती है कि जो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस मतलब किसी कंट्री में नहीं होते, जो टेक्नोलॉजी का जो क्राइटेरिया है वो सारे कंट्री में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा HO मॉडल बोलता है कि टेक्नोलॉजी विल बी सेम इन अक्रॉस द कंट्री, और कंट्री दोज हु आर इंक्लूडिंग इन ट्रेड और दोज हु आर ट्रेडिंग, ऐसा HO मॉडल में बोला जाता है। पर जो पॉजनर थे, M.V. पॉजनर थे, उन्होंने इसी अजम्पशंस को रिलैक्स करते हुए बताया कि जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस होता है अक्रॉस द कंट्री में। यानी कि हर एक कंट्री का जो टेक्नोलॉजिकल लेवल है वो डिफरेंट होता है, ना कि बराबर। ऐसा इन्होंने बताया। और हमने अभी देखा कि इन्होंने HO मॉडल का जो अजम्पशंस है कि टेक्नोलॉजी विल बी सेम, उसको रिलैक्स किया। तो इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया, इन्होंने पॉइंटेड किया कि एक जो टेक्नोलॉजी है या फिर ट्रांसमिशन ऑफ टेक्नोलॉजी है अक्रॉस द कंट्री, वो क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है किसको? जो पैटर्न ऑफ ट्रेड है उसको। यानी कि टेक्नोलॉजी जैसी होगी उसी अकॉर्डिंग उस कंट्री का क्या होगा, प्रोडक्शंस होंगे, उस कंट्री के डिमांड्स होंगे, उस कंट्री का एक्सपोर्ट होगा, उस कंट्री का इंपोर्ट होगा। ऐसा इन्होंने बताया कि जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसमिशंस है या फिर जो टेक्नोलॉजिकल का जो डिफ्यूज़न है वो बहुत हद तक किसको इन्फ्लुएंस करता है, पैटर्न ऑफ ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एनालिसिस इंटरनेशनल ट्रेड यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी अमंग कंट्रीज़। ये पॉजनर की जो थियरी है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि उन्होंने किसको पॉइंटेड आउट किया, उन्होंने क्या इस थियरी में बताया, सारी ईच एंड एवरीथिंग। तो जैसा कि पॉइंटेड किया था उन्होंने पहला कि जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। तो जो एक कंट्री है, दोज हु इनोवेट और दोज हु प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट हैव टेम्पररी मोनोपोली, ये उन्होंने बोला। And ultimately this imitate technology will be or by copy other countries। और जो भी इन्होंने बताया कि जो एक मान लो कि हमने एग्जांपल लिया, फॉर से एग्जांपल, होल्ड ऑन, से लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कंट्री वन एंड 2, हमने 2 कंट्री ली। अब पॉजनर पॉइंट आउट करते हैं कि जो कंट्री 1 है ना, कंट्री 1 को किसी भी कारण से किसी भी एक प्रोडक्ट में इनोवेशंस मिला, यानी कि इनोवेशंस के जरिए उसने एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया। वो हो सकता है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कारण हो, उसके टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट के कारण हो, उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। उसने एक प्रोडक्ट को इनोवेट करा कंट्री 1 ने, ठीक। अब कंट्री 2 को सेम प्रोडक्ट जो कंट्री 1 ने प्रोड्यूस किया है, कंट्री 2 को कुछ बिंग ऑफ टाइम पीरियड उसको इमिटेट करने में लगता है, यानी कि कॉपी करने में लगता है। हम लोग ने भी देखा है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले इंडिया क्या करता था, नहीं बनाता था, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ को इमिटेट करते हुए अब वो प्रोडक्ट्स इंडिया बनाता है। तो यहाँ पर पॉजनर की जो बातें हैं वो बहुत हद तक सही भी हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रीजंस डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट हो सकती है।
तो उन्होंने दो लैग्स को पॉइंट आउट किया था पॉजनर ने। उन्होंने पहला जो लैग पॉइंट आउट किया था वो किया था इमिटेशन गैप, क्योंकि हम देख सक रहे हैं कि कंट्री 1 का जो प्रोडक्ट है, यानी कि जिसमें उसको इनोवेशन मिला हुआ है जिस प्रोडक्ट में, उसको कंट्री 2 को इमिटेट करने के लिए कुछ लैग लगेगा, यानी कि कुछ लेंथ ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि फटाफट अभी ही इस प्रोडक्ट का इनोवेशन कंट्री 1 में हुआ और तुरंत ही कंट्री 2 ने उसको इमिटेट करा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट विल टेक सम टाइम टू कॉपी टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, करेक्ट ना। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहला जो गैप निकाला, उन्होंने पहला गैप बोला कि इमिटेशन लैग, इमिटेशन लैग। और ये क्या है? लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम विच अ कंट्री require to produce that good। मतलब जो इमिटेशन लैग है वो टाइम पीरियड है, जबकि सेकंड कंट्री 1 के प्रोडक्ट को क्या करेगी? इमिटेट करेगी। ये किसने बोला? पॉजनर ने। फर्स्ट जो उन्होंने लैग बताया था उसको पॉइंट आउट करते उन्होंने इसको किया। और क्योंकि जो सेकंड गैप है वो सब उससे एग्री करेंगे। उन्होंने जो सेकंड गैप के बारे में बताया, उन्होंने सेकंड गैप जो बताया है, जो सेकंड गैप उन्होंने लिया था वो है डिमांड लैग। अब इससे भी हम लोग सब एग्री करेंगे, इमिटेशन गैप से भी हम लोगों ने एग्री किया कि हाँ भाई, हम लोगों को कुछ टाइम तो लगता ही है। वो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, अगर हम लोग रोज़मर्रा की चीज़ों में, अगर हम लोगों को किसी की एक्टिविटी अच्छी लगती है, या फिर किसी का स्टाइल अच्छा लगता है, या फिर किसी का स्वैग अच्छा लगता है, तो हम लोग को भी कॉपी करने में कुछ समय लगता है। तो ठीक ऐसे कंट्रीज़ को भी प्रोडक्ट को बनाने में, या फिर कॉपी करने में, या फिर इमिटेट करने में कुछ टाइम पीरियड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो है इमिटेशन। और साथ ही उन्होंने दूसरे लैग को जब इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बताया डिमांड लैग। डिमांड लैग किससे रिलेटेड होगा? नो डाउट कंज्यूमर से रिलेटेड होगा, क्योंकि डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर्स। यानी कि किसको एनहांस करेगा? कंजम्पशन को। अब ये भी सही है कि अभी फटाक से कंट्री 1 में एक प्रोडक्ट इनोवेट हुआ, उसका प्रोडक्शन हुआ, अब तुरंत ही कंट्री 2 के जो कंज्यूमर हैं उसको डिमांड तो नहीं करने लगेंगे, क्योंकि वो कंट्री 2 में पहले से ही हो सकते हैं कंट्री 2 के जो कंज्यूमर्स हैं वो पहले से ही किसी गुड को कंज्यूम कर रहे हो, किसी बंडल को, गुड्स के बंडल को कंज्यूम कर रहे हो, और मतलब फटाक से वो दूसरे प्रोडक्ट को नहीं यूज़ कर सकते। यानी कि हम लोग यूज़ टू हो जाते हैं ना किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते करते, हम लोग को आदत हो जाती है किसी गुड्स की, तो हम लोग फटाक से चेंज भी नहीं करते। हम लोग को भी टाइम लगता है उसको समझने में, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस भी तो नहीं रहते हैं। देयर इज़ सम अनसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशंस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है। मतलब हम लोग एज अ कंज्यूमर, हम लोग ख़रीदने से पहले ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, कि इसकी क्वांटिटी कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कितना वर्क करा है, यानी कि एक रिव्यू देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन क्या है प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद हम लोग उसको परचेस करना स्टार्ट करते हैं। तो करेक्ट है, पॉजनर्स के दोनों लैग्स बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी कंट्री जब टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस होता है तो पहला जो लैग उसको फील होता है वो होता है इमिटेशन लैग, और दूसरा जो गैप होता है वो है डिमांड लैग, यानी कि डिमांड करने में भी टाइम लगता है कंज्यूमर्स को। तो इन दोनों को एनालिसिस करते हुए पॉजनर्स ने इन दोनों लैग का एक निचोड़ निकाला था, यानी कि उन्होंने बताया था कि इमिटेशन लैग माइनस डिमांड लैग इक्वल्स टू नेट लैग। अब ये क्या है? अब ये है कि इमिटेशन लैग, फॉर एग्जांपल कंट्री 1 को, जो कि हमारी कंट्री 1 थी, जिसने इनोवेशन किया है, कंट्री 1 को कंट्री 2 को, सॉरी कंट्री 1 ने तो इनोवेशंस किया है, कंट्री 2 को उस प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? से 15 मंथ्स।
15 मंथ्स में कंट्री 2 क्या कर रही है, उस प्रोडक्ट को क्या कर रही है, इमिटेट कर रही है, किससे, कंट्री 1 से। और जो डिमांड है कंट्री 2 की, जो डिमांड लैग है, दिस इज इमिटेशन लैग, 15 मंथ्स इमिटेशन लैग। और जो डिमांड लैग है उसको आने में एटलीस्ट 4 मंथ्स लग रहे हैं। तो चूंकि उन्होंने दोनों एनालिसिस करके नेट लैग बताया था, तो 15 माइनस 4 इट विल टेक 11 मंथ्स। और जो ये 11 मंथ्स का टाइम पीरियड है ना, ये 11 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है, ये कंट्री 2 को एज अ मोनोपोली मिली हुई है। यानी कि 11 मंथ तक कंट्री 1 इस प्रोडक्ट का फ़ायदा उठाएगा, उसको अच्छे से बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। लेकिन ये टेम्पररी है, क्योंकि हम लोग देख सक रहे हैं ना कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम कंट्री 2 विल इमिटेट इट। तो इसका जो मोनोपोली है वो ज़्यादा दिन तक रहता भी नहीं है, क्योंकि कंट्री 2 थोड़े समय के बाद उसको इमिटेट कर लेती है। उस देश के जो कंज्यूमर्स है, दे आर स्टार्टेड टू डिमांडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर गुड एंड यूज टू दैट काइंड ऑफ गुड। तो पॉजनर्स बोलते हैं कि एक कंट्री को, मतलब एक कंट्री को एक्सपोर्टर, ऐसा मोनोपोली पावर अगर चाहिए तो उसको बेसिकली क्या करना होगा, उसको बेसिकली करना होगा कि वो कंटिन्यूसली क्या करे, इनोवेशंस करे प्रोडक्ट के, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करे, नए नए तरीके अपनाए और नए नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, अगर उसे मोनोपोली पावर चाहिए। ऑल्दो हम लोगों ने अभी देखा कि वो मोनोपोली कुछ ही टाइम पीरियड के लिए होगा, क्योंकि बाद में उसको कोई भी कंट्री क्या करेगी, इमिटेट करेगी, और फिर उसका डिमांड स्टार्ट होगा और फिर कंट्री क्या हो जाएगी, यूज टू हो जाएगी, यानी कि उसके प्रोडक्ट्स अब दूसरे कंट्रीज़ में भी बिकने लगेंगे। उसका जो मोनोपोली वाला था अब वो मोनोपोली नहीं रह जाएगा, यानी कि उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो अब कम हो जाएंगे। तो ये बोला था, यही है पॉजनर का अगर जो थियरी है टेक्नोलॉजिकल गैप, वो यही है इसका एसेंस। ऑल्दो इस थियरी में भी बहुत सारे लूप होल्स थे। जो लूप होल्स था बेसिकली इसमें वो ये था कि हाउ जो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस वो कैसे होते हैं किसी कंट्रीज़ में, ये लूप होल था इसमें, यानी कि इसके फ्लॉज थे। जब इसके इकोनॉमिस्ट ने इन पर रिसर्च किया तो उनको ये मिला कि द थ्योरी वेर अनेबल टू एक्सप्रेस हाउ कंट्रीज हैज़ डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजी और हाउ टेक्नोलॉजी डिफरेंस एलिमिनेटेड आफ्टर सम टाइम। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कि जो टेक्नोलॉजी का जो डिफरेंस है कंट्री 1 और कंट्री 2 के बीच में, वो कुछ ही टाइम पीरियड तक है। देखो 15 महीने के बाद कंट्री 2 ने उसको इमिटेट कर लिया और 4 महीने बाद कंट्री 2 के कंज्यूमर्स ने उसको डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। तो हम देख रहे हैं ना कि जो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है वो कुछ ही टाइम पीरियड के लिए है, बाद में वो एलिमिनेट हो जा रहा है क्योंकि कंट्री 2 स्टार्टेड टू कॉपी इट। सो दिस इज the technological gap model which is introduced by MB Posner. Hopefully you like the video. Thank you.